राधिका जी अपने इकलौते बेटे की शादी करके बहुत ही खुश हुई थी, क्योंकि उसके पति जो अपने बेटे की जिम्मेदारी राधिका जी पर छोड़कर चले गए थे। जी हाँ दोस्तों, ये स्टोरी सुनने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगा और पसंद आएगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। राधिका जी का जीवन बहुत ही अच्छे से गुजर रहा था। वह अपने पति राघव जी के साथ अपने इकलौते बेटे वंश के साथ बहुत ही अच्छे से रह रही थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। राघव जी का तबीयत एकदम से खराब हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तब वह एक वादा अपनी पत्नी राधिका से करते हैं कि मेरे बेटे के लिए बहुत ही पढ़ी लिखी सुंदर और सुशील लड़की खोजकर उसका ब्याह करवाना, उसका जीवन गुजर जाएगा। वह वादा करके राघव जी भगवान के प्यारे हो गए। तब से राधिका जी अपने बेटे का बहुत ही ध्यान रखा करती थी। राधिका जी का बेटा वंश उनकी तबीयत ठीक नहीं रहा करता था। वह थोड़ा कभी जभी मुड़ियल हो जाता था, कभी बदल जाता था, कुछ समझ में ही नहीं आता था। इसलिए राघव जी अपनी पत्नी राधिका के से वादा करके लेकर गए थे, क्योंकि राघव जी को लगा था कि कहीं राधिका मेरे चले जाने के बाद अपने बेटे का ध्यान न रखे और इसी प्रकार से जीवन खराब हो जाए। इसलिए राघव जी राधिका जी को बहुत ही अच्छे से समझा बुझाकर और वादा लेकर चले गए थे। राधिका को भी अब राघव जी के वादे के लिए उनको जीना पड़ा और अपने बेटे का ख्याल रखना पड़ा। अब लगभग 4 साल हो गए थे। बहुत मुश्किल से लड़की मिली थी, पढ़ी लिखी थी, संस्कारी थी, गुणी थी, उसी गांव की थी। लेकिन राधिका उसे अपनी बहू क्यों बनाई, यह जानने के लिए मेरे पूरे स्टोरी में बने रहिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो राधिका को एक गाँव की ही लड़की थी। वैसे तो राधिका के पास कुछ भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन वह लड़की अनाथ थी। उसके माता पिता भी गुजर चुके थे कार एक्सीडेंट में। वैसे वह लड़की बहुत ही अच्छे घराने की थी, पढ़ी लिखी समझदार थी, लेकिन राधिका उसे मिल गई थी और उसे उसका भी ध्यान रख रही थी। इसलिए उसे बोली कि बेटी, मेरा भी एक बेटा है, उसका तो तबीयत थोड़ा खराब रहता है और मेरे पति को गुजरे हुए अब 4 साल हो गए हैं। तुम्हारा भी कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। तुम्हें तो लग रहा होगा कि मैं लालच कर रही हूँ, लेकिन बेटा मैं क्या करूँ, मैं भी एक बेटे की माँ जो हूँ। अपने बेटे का तो जीवन संवारना मेरा फर्ज ही है। और हाँ, तुम्हें मंजूर होगा तभी हाँ कहना। मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाएगा तो उसकी तबीयत भी सुधर जाएगी। वैसे भी वह बहुत पहले से ठीक है, अब धीरे धीरे उसकी भी उम्र हो रही है, समझदारी हो रही है और वैसे भी उसके पिता का तो दिया हुआ सब कुछ है ही और वह भी तो इंजीनियर है। जब उसका दिमाग ठीक रहता है तो काम करता ही है। हाँ, साल में 1-2 दिन के लिए उसका तबीयत खराब हो जाता है। बेटी, तुम्हारा मन होगा तभी तुम शादी के लिए हाँ कहना। राधिका जी की बात सुनकर वह लड़की बहुत ही सोच में असरज में पड़ गई और बोली, हे भगवान, मैंने तो जान लिया था कि इस दुनिया में माँ बाप के अलावा कोई भी मेरा नहीं है और यह बूढ़ी अम्मा मिल गई मुझे लगा कि चलो जीवन का सहारा मिल गया, लेकिन यह भी अपने लाभ के लिए ही मुझे यहाँ पर अपने घर में डेरा दी है। वैसे तो मेरे पास कोई चीज़ का कमी नहीं है, मैं चाहूँ तो अपनी ज़िंदगी खुद गुजर बसर कर सकती हूँ, लेकिन मेरे माता पिता इनको ही अब मेरे हाथ का मेरा जीवन सौंप कर चली गई है और मैं अपने माता पिता का जिम्मेदारी मैं कैसे भूल जाऊँ। अब यह जो कहेगी मुझे तो मानना ही पड़ेगा। वैसे भी इनका लड़का तो उतना भी बुरा है नहीं, लेकिन वह माने तब ना। और वैसे भी मैं अकेले इस दुनिया में आखिर करूँगी ही क्या। वह लड़की मन ही मन बहुत कुछ सोच में पड़ गई थी। राधिका जान गई थी कि मैं तो अपने भला सोच रही हूँ, इस लड़की का बुरा हो रहा है, लेकिन वह भी क्या करती, माँ है और बच्चा कितना भी खराब क्यों ना हो, एक माँ अपने बच्चे को अच्छा ही बताती है। कुछ दिनों के बाद वह लड़की राधिका जी को बोलती है, ठीक है,
मैं आपकी बात मानती हूँ, मैं आपके बेटे से शादी के लिए मान जाती हूँ, लेकिन अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ी तो मैं इस शादी से हट भी जाऊंगी। राधिका मान गई। एक पेपर पर यह सारी शर्तें लिखकर साइन सिग्नेचर किया गया। फिर क्या था, वंश की शादी फिर से उसी लड़की से के साथ मंडप पे हो गई। फिर से इसलिए क्योंकि एक बार जब राघव जी जिंदा थे तो वंश का शादी मंडप सब सज गया था, लेकिन वह लड़की जब वंश की करतूतें देखी तो भाग गया, क्योंकि वंश को आग जैसे ही देखता है उसका पागलपन उठ पड़ता है। इसलिए अब राधिका उसे कोर्ट मैरिज करवाना चाहती थी। कोर्ट मैरिज भी हो गया था, शादी भी विधि विधान से हो ही रहा था, लेकिन कैसे होता बिन फेरे का। इसलिए वंश के आंखों पे पट्टी बांधकर फिर से सारे शादी का विधि विधान करवाया गया और फिर उसके बाद वंश का उसकी पत्नी के साथ गृह प्रवेश करवाया गया। वंश की पत्नी का नाम मीरा था। वह बहुत ही अच्छी लड़की थी, लेकिन उसका भी भाग्य भगवान ने ही लिखा था। हो सकता है शायद वंश और मीरा का वह भगवान ही जोड़ी बनाए होंगे, इसलिए तो उसके माता पिता का भी दुर्घटना हो गया और सिर्फ मीरा ही बच गई थी। फिर क्या था, वो दोनों का जिंदगी अच्छे से गुजर बसर हो ही रहा था कि एक दिन फिर से वंश को वही दौड़ा पड़ता है। उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है कि वह क्या करे। फिर क्या था, मीरा सीधे अपनी सास राधिका के पास जाती है और राधिका उसे बतलाती है कि यह दवा देना पड़ता है और उसे सांत्वना संभालना पड़ता है। मीरा उसी प्रकार से करती है और धीरे धीरे अपने पति को संभाल लेती है। फिर क्या था, धीरे धीरे 1 साल से 2 साल हो गए दोनों की शादी का। अब मीरा को भी वंश को संभालने की आदत पड़ गई थी और वंश की भी तबीयत में बहुत सुधार होने लगा था। धीरे धीरे उन दोनों की गृहस्थी अच्छे से गुजर बसर होने लगी और एक नन्हे से बच्ची का जन्म हुआ। अब राधिका बहुत ही खुश हो गई थी, क्योंकि वह दादी जो बन गई थी वह आज अपने पति राघव जी के पास खड़ी होकर बोल रही थी कि मैंने तो आपका वचन पूरा किया, अब मुझे इस धरती पर क्या काम है, मैं भी अब आपके पास ही आना चाहती हूँ। यह सुनकर उसकी बहू उनके पीछे से गले लगाकर बोलती है, माँ जी, इस दुनिया में आपके सिवा और वंश के सिवा मेरा कौन है, और इस नन्ही सी बच्ची का भी तो भी लालन पालन करके बड़ा करना है। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? मेरे माता पिता तो गुजर गए और गुजरते समय आप ही उनके पास नजर आ गए थे, इसलिए आपके हाथों में ही मेरी जिंदगी सौंप दी है। अगर आप ऐसा करेगी तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी, क्योंकि वंश को मैं अकेले नहीं संभाल सकती हूँ और मेरी अब बेटी भी आ गई है तो उसकी भी जिम्मेदारी हो रही है। राधिका यह बात सुनकर आंखों से आंसू पोंछते हुए कहती है, बहू मुझे माफ़ कर दो, मैं उस समय लालच में आ गई थी, मुझे लगा कि तुमसे अच्छी कोई भी लड़की मेरे बेटे के लिए नहीं मिलेगी। मेरे पति मुझसे वचन करके तो चले गए थे, लेकिन मैं ऐसी लड़की कहाँ से खोजती, और मैं बिना सच्चाई बताए किसी भी लड़की को अपने घर की बहू भी नहीं बनाना चाहती थी। मुझे माफ़ कर दो बेटी। इस पर मीरा बोलती है, माँ जी आप में क्या गलती है, भगवान जी सब माया रचे हुए हैं, इसीलिए तो उस दिन ऐसी ऐसी दुर्घटना हो गई, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब वंश भी अच्छा हो गया है, अपनी बेटी का वह भी देखभाल करता है, लेकिन फिर भी घर में बड़ों का होना बहुत ही अच्छा माना जाता है और मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। धीरे धीरे दोनों परिवार बहुत ही खुशी से रहने लगे। दोनों परिवार यानी कि राधिका भी अपने पोती के साथ खुश से रहती थी और वंश के साथ मीरा भी बहुत ही अच्छा से जिनकी गुजर बसर हो रहा था। राधिका कभी भी झूठ नहीं बोलती थी, वो किसी भी सच्चाई को उजागर जरूर करती थी, इसलिए अपने बेटे की शादी करने से पहले मीरा को सारी सच्चाई बतला दी थी। तो दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर दिल को भा गया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।